हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे साथ। मैं हूं अर्पण शुक्ला। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम को पढ़ा था। एंड्रोसियम ने हमने पढ़ा था कि एंड्रोसियम की जो यूनिट है वो स्टेमन है, एंथर और फिलामेंट होता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर किस तरीके से बनता है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस हम लोगों ने देखी थी। और उसके बाद पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, यानी कि गाइनोसियम के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, गाइनोसियम। और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल। इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। कार्पेल या पिस्टिल हम लोग इसको बोलते हैं। अगर गाइनोसियम के अंदर एक ही कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट है तो ऐसे को मोनोकार्पेलरी बोला जाता है। ऐसे को मोनोकार्पेलरी कहते हैं, मोनोकार्पेलरी। अगर गाइनोसियम के अंदर एक ही कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग मोनोकार्पेलरी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है मोनोकार्पेलरी का? तो इसका एग्जाम्पल है मैंगो, मैंगो, पी, मैंगो हो गया, पी हो गया, कोकोनट हो गया। ये सब कैसे होते हैं? तो ये सब होते हैं मोनोकार्पेलरी। अगर गाइनोसियम के अंदर एक से ज्यादा कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। अगर मल्टी कार्पेलरी है तो यहां पे दो कंडीशन हो सकती है कि जितने भी कार्पेल या पिस्टिल हैं वो आपस में फ्यूज्ड हों। तो अगर जितने भी कार्पेल या पिस्टिल हैं वो आपस में फ्यूज्ड होंगे तो उसको बोलते हैं सिन कार्पस। उसको बोलते हैं सिन कार्पस। सिन कार्पस में क्या होगा? जितने भी पिस्टिल होंगे वो कैसे होंगे? फ्यूज्ड होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है सिन कार्पस का? तो सिन कार्पस का एग्जाम्पल है हिबिस्कस। हिबिस्कस हो गया, इसके साथ साथ पेपेवर हो गया, पेपेवर। तो पेपेवर और हिबिस्कस मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन को दिखाते हैं, मतलब इसके गाइनोसियम में एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट हैं और जितने भी कार्पेल हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो वो हो गया सिन कार्पस, हिबिस्कस और पेपेवर में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगर कई सारे कार्पेल या पिस्टिल हैं और फ्री हैं तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस। और एपोकार्पस में क्या होंगे? सारे के सारे पिस्टिल फ्री होंगे। और ये देखने को मिलता है मिकैलिया में। ये किसमें देखने को मिलता है? मिकैलिया में। तो ये कंडीशन होती है गाइनोसियम के अंदर की। गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसकी यूनिट क्या होती है? कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल अगर एक ही है तो उसको मोनोकार्पेलरी कहेंगे, जो कि देखने को मिलती है मैंगो, पी और कोकोनट में। अगर एक से ज्यादा कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट है तो मल्टी कार्पेलरी, जो कि कहां देखने को मिलती है? अच्छा, मल्टी कार्पेलरी में दो कंडीशंस हो सकते हैं, जितने भी कार्पेल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो तो सिन कार्पस। तो इसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस। किसमें देखने को मिलता है? हिबिस्कस और पेपेवर में। अगर जितने कार्पेल या पिस्टिल है वो आपस में फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है, तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। और ये किसमें देखने को मिलता है? मिकालिया में। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो गाइनोसियम है। गाइनोसियम हमने देखा कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो गाइनोसियम की जो यूनिट है वो हो गई कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल। ठीक, अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे किस तरीके से होता है। कार्पेल या पिस्टिल की बात करें तो इसके अंदर तीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक कार्पेल या पिस्टिल में तीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले होते हैं, वो पहले होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी। स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है। साथ साथ यहां पे हम लोग स्ट्रक्चर भी देखते चलेंगे। कार्पेलरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि एक कार्पेल या एक पिस्टिल है। तो एक कार्पेल और एक पिस्टिल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं? ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा।
इनका भी अपना काम है, ये पॉलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है, मतलब इसी पे आकर के पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं। उसके बाद उसके नीचे का जो इलोंगेटेड पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, और इस वाली को बोलते हैं ओवरी। ये क्या है? ओवरी। ठीक है, तो एक कार्पेल या पिस्टिल के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। उसके बाद हम देखें तो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ओव्यूल की कुछ इस तरीके से होती है। ओव्यूल जो है ओवरी के अंदर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर बना इसी को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, अब ओव्यूल में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इसको आउटर इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर कहलाता है इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक, उसके बाद ये वाला रीजन जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं पाए जाते, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ठीक, माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड पे जो रीजन होता है, इस वाले रीजन को बोलते हैं हम लोग चालजा। इसके नीचे के रीजन को बोलते हैं हाइलम, इसके नीचे के रीजन को हाइलम बोला जाता है। ठीक है, इस वाली रीजन को जहां से ओव्यूल अटैच्ड होता है, जहां से ओव्यूल अटैच्ड होता है ओवरी के साथ में, इस वाली रीजन को बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। और ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर के थ्रू प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्यूनिकिल, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फ्यूनिकिल। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है किसका? ओव्यूल का। ये सब मिलाकर के क्या होते हैं? ओव्यूल। तो ओव्यूल में क्या क्या चीजें हैं? आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइल। ठीक है, उसके बाद चालजा, हाइलम, फ्यूनिकिल, और इसके अंदर की जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं न्यूसीलस। इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इन सेल्स को बोलते हैं न्यूसीलस, न्यूसीलस। इन सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूसीलस बोला जाता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर न्यूसीलस सेल्स से मियोटिक डिवीजन के बाद में न्यूसीलस सेल्स से डेवलपमेंट होता है एक स्ट्रक्चर का, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, इसका हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है एग सेल। ये जो चीज है ये होती है एग सेल, जो कि हम लोगों की है फीमेल गैमीट। तो ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है एग। एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है एग। एग किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। ये है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए कि गायनोसियम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, यानी कि मेगा स्पोरोजिनेसिस। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? मेगा स्पोरोजिनेसिस के बारे में। मेगा स्पोरोजिनेसिस। देखिए, बायोलॉजी अपने आप में ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा होता है। आंसर राइटिंग पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है तो उस क्वेश्चन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरी की पूरी कथा देनी है। पॉइंट वाइज आप उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे दे सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है फिगर। हर एक क्वेश्चन में मेरे सर कहते थे कि अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट है और 1 नंबर का भी क्वेश्चन है, फिगर पॉसिबल है, तो उस पर फिगर जरूर दीजिए। अगर फिगर आपका सही है तो आपने जो लिखा हुआ है टीचर का उस पर ध्यान बहुत कम जाता है,
और फिगर के ही बेसिस पे आपको नंबर मिल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग किस तरीके से लिखते हैं। जैसे अगर मेगा स्पोरोजेनेसिस पे लैंग्वेज लिखना हो तो 1.5 पेज का लैंग्वेज लगभग बनेगा। इसी को अगर आप फिगर वाइज एक्सप्लेन कर देते हो पॉइंट में लिख करके, तो वही आपका आंसर बहुत ही सिस्टमेटिक हो जाएगा और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा। तो लिखने का तरीका है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आपको कथा नहीं देनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी होती है आपके बोर्ड्स पेपर में भी। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस किस तरीके से होती है। स्ट्रक्चर आपने देखा अभी एक कार्पेल या पिस्टिल का, तो एक कार्पेल या पिस्टिल कुछ इस तरीके से है। एक कार्पेल या पिस्टिल जो है, तो एक कार्पेल या पिस्टिल कुछ इस तरीके से है। ठीक, इसके अंदर प्रेजेंट होता है इस तरीके से ओव्यूल, इस तरीके से ओव्यूल प्रेजेंट है। ये जो रीजन है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो मान लिया कि ये माइक्रोपाइलर रीजन है, ये क्या है, ये माइक्रोपाइल है। यहां पे प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस की सेल्स, यहां पे न्यूक्लियस की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस, यहां पे न्यूक्लियस की सेल्स है। तो मान लिया कि ये एक न्यूक्लियस की सेल है, ये एक क्या है, न्यूक्लियस की सेल है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। न्यूक्लियस की जितनी भी सेल्स होती हैं वो मेगास्पोर के लिए मदर सेल का काम करती। तो न्यूक्लियस की कोई सेल है जो मेगास्पोर मदर सेल का काम कर रही है। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा मियोसिस डिवीजन। इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन के बाद इसमें 4 सेल्स बनेंगे। मियोसिस डिवीजन के बाद इसमें 4 सेल्स बनेंगे। ठीक है, मियोसिस डिवीजन हुआ और मियोसिस डिवीजन के बाद फिर 4 सेल्स बने। अब इनमें होगा ये कि ऊपर के जो 3 सेल्स हैं, ऊपर के 3 सेल्स ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ऊपर के 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक, और नीचे एक सेल सिर्फ और सिर्फ जेनरेटिव रह जाएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे जेनरेटिव सेल। सिर्फ एक सेल एक्टिव रह जाएगी और इस एक एक्टिव सेल को क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल। तो ऊपर के 3 सेल्स क्या हो गए, डीजेनरेट हो गए, और एक सेल सिर्फ एक्टिव रह गई, और इस एक सेल को क्या बोला गया, जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो इस तरीके से एक मेगास्पोर मदर सेल से हम लोगों ने जेनरेटिव सेल बनाया। क्योंकि यहां पे एक ही सेल से, अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी सेल जनरेटिव सेल का काम करती है, तो ये जो सेल होती है ये चलाजल एंड वाली होती है, ये चलाजल एंड वाली सेल होती है जो जनरेटिव सेल का काम करती है। मतलब इधर की, जैसे यहां पे इस तरीके से 4 सेल्स बने थे। ठीक है, तो ऊपर के ये तीनों डिजेनरेट हो गए, ऊपर के ये तीनों डिजेनरेट हो गए, और सिर्फ यही एक सेल रह गई जो एक्टिव रह गई। तो नीचे वाला इस रीजन को क्या बोलते हैं, चालजा। तो इधर चालजा एंड वाली सेल जो है जनरेटिव सेल का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गई जनरेटिव सेल। अब इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस। अब इस जनरेटिव सेल के अंदर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, 2 के बाद यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट हुई, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस सेकेंड, दूसरी बार कैरियोकाइनेसिस होगी। 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस थर्ड होगी, कैरियोकाइनेसिस थर्ड, तो यहां पे 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है। यहां पे क्या होता है, 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तो एक न्यूक्लियस से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, ये न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होंगे, ये न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। ठीक है, 3 न्यूक्लियस ऊपर चले गए, 3 न्यूक्लियस ऊपर चले गए, 3 न्यूक्लियस नीचे चले आए, 3 न्यूक्लियस नीचे चले आए, और 2 न्यूक्लियस रह गए बीच में, 2 न्यूक्लियस कहां रह गए, बीच में। बाद में इन पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, बाद में इन पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस तरीके से बन जाएंगे सेल, इस तरीके से ये क्या बन जाएंगे, सेल। अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो साइट, एम्ब्रियो साइट। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, एम्ब्रियो साइट बोला जाएगा। ऊपर के ये जो 3 सेल्स हैं इनको बोलते हैं एग अपरेटस, इनको बोलते हैं एग
एपरेटस। एग एपरेटस में दो तरीके के सेल्स होते हैं। एग एपरेटस में दो तरीके के सेल्स होते हैं। एक तो सिनर्जिड सेल होती है, एक क्या होती है, सिनर्जिड सेल। ये जो दोनों है सिनर्जिड सेल हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 2। और एक क्या होती है, तो एक होती है एग सेल, जो हम लोगों का मेन कंपोनेंट है। दूसरी क्या होती है, एग सेल। दूसरी होती है एग सेल, जो कि हम लोगों का मेन कंपोनेंट होती है। इन दोनों को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को बोला जाता है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। तो इस तरीके से जो कार्पेल या पिस्टिल होती है, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो सैक के बनने के प्रोसेस को ही बोलते हैं मेगास्पोरोजिनेसिस। और मेगास्पोर के अंदर यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर इसी का नाम क्या है, तो इसी का नाम है मेगास्पोर। इसी का नाम है मेगास्पोर, या इसी को हम लोग कहते हैं फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिटोफाइट। फीमेल गैमिट जिसके पास होती है वो क्या होती है, फीमेल गैमिटोफाइट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, और फिर मेगास्पोर के बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एग सेल प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, इसके अंदर बन जाएगा एम्ब्रियो सैक। इस तरीके से बन जाएगा एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर हो जाएगी एग सेल। एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और हम लोगों ने पढ़ लिया फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। अब हम लोगों को क्या करना है कि पॉलन ग्रेन को, मेल गैमीट को हमको पहुंचाना है फीमेल गैमीट के पास। तो ये जो प्रोसेस होगी वो कहलाएगी पॉलिनेशन को, और इसको हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।